Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Adil Irfan. And today, the topic of our presentation and of our lecture is alternatives to power politics. Let me share the screen, then we will move on to our today's lecture. Okay, so this is goal number 3. And the title of goal number 3 is Alternatives to Power Politics. What we will study in today's lecture, what are the basic alternatives of power politics? In our first lecture, we have studied about the 3 core values: dominance, reciprocity, and identity. We already know that the first value, which is called dominance, that is uh, tilted more towards realist approach. And the rest of the values, the rest of the core values, reciprocity and identity, that is more towards liberal theory. And you can say that जो कि लिबरल पर्सपेक्टिव है, जो कि पीस का पर्सपेक्टिव है, वो पावर का पर्सपेक्टिव है, जो कि रियलिस्ट अप्रोच है, जो कि अनार्की बेस्ड अप्रोच है, और जो कि दूसरा पर्सपेक्टिव है, जो कि लिबरल का पर्सपेक्टिव है, वो पीस का पर्सपेक्टिव है। ये जो मैंने सारी आपको बातें अभी स्टार्ट में बता रहा हूँ, ये आपको आज के जो पूरे लेक्चर है इसमें वजाहत के साथ इसमें बताया जाएगा, बिकॉज द टाइटल इज वेरी मच एविडेंट, और जो कि बता रहा है कि पावर पॉलिटिक्स का ऑल्टरनेट क्या होता है, यानी कि पावर पॉलिटिक्स जो कि रियलिज्म है और ऑल्टरनेट क्या होगा जो कि लिबरलिज्म होगा. Okay, let's start from the introduction. In recent years, a strong trend towards fewer and smaller wars has become evident. देखिए, वक्त गुजरने के साथ साथ जो वॉर का कॉन्सेप्ट वो डिक्लाइन होता जा रहा है. डिफरेंट मीन्स ऑफ वायलेंस जो हैं वो अब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल वॉर की तरफ मूव किया जा रहा है. 5th जनरेशन वॉरफेयर में दुनिया अब तो 5th किया 6th जनरेशन 6th 7th में एंटर हो चुकी है. तो बेसिकली वो बताना ये चाह रहे हैं जो वेनिंग ऑफ वॉर का कॉन्सेप्ट है, डिक्लाइन ऑफ वॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें नजर आ रहा है. अगर हम 20th सेंचुरी का और 21st सेंचुरी का कंपैरिजन करें तो हमें नजर आता है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी था उसमें हमने 2 बड़ी जंगें देखी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और लाखों की तादाद में लोगों की हलाकतें हुई. देन कोल्ड वॉर का इरा स्टार्ट हुआ, फिर हमने वियतनाम वॉर और सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान और जनाब डिफरेंट जनाब इराक कुवैत वॉर और सोमालियन वॉर, और फिर इस तरह की डिफरेंट वॉर सेकेंड हाफ में देखी. बट कंपैरेटिवली, if we'll take the comparison with the first half of the 20th century, we have seen that a lesser number of people died in the second half. So on in the 21st century और 21st सेंचुरी में भी, यानी कि बिकॉज क्योंकि 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में दुनिया न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरफ मूव कर रही थी, न्यूक्लियर हथियार बनना शुरू हो गए थे. सिक्योरिटी डायलामा का कॉन्सेप्ट, एक नया ट्रेंड आया था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. रॉबर्ट जर्विस ने ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म पे काम करना शुरू कर दिया था, और ये एक थ्रेट परसेप्शन का ही नतीजा था कि दुनिया ने, मुख्तलिफ स्टेट्स ने अपना जो डिफेंस था वो मजबूत करना शुरू कर दिया था. और उस डिफेंस के मजबूत करने के नतीजे में जो वॉर कॉन्सेप्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया. So too many Americans, the world seems
more war prone and violent than ever, because the country is at war on a scale not seen since Vietnam. Yet, for the world as a whole, the current period is one of the least warlike ever. Initially, आपने देखा कि दुनिया बहुत ज्यादा वायलेंट थी, वॉर प्रॉन थी, बट लेकिन आज की जो दुनिया है, that is, I mean, they are going to build a new world order, and the order, the culture of peace instead a culture of violence. And they are talking about the comparison of 20th century and 21st century, which I just told you. And the next slide is on the waning of war. Waning of war, जो कि मैंने अभी बताया आपको, today's most serious conflict consists mainly of skirmishing. ये जो क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लटेशन होती है, या जो एक नॉन कन्वेंशनल वॉर का जो एक तरीका है, ऑल आउट बैटल्स की बजाय क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लटेशन होती है, rather than all out battles. The last battle between heavily armed forces on both sides, with for example artillery, tanks, airplanes, जो एक फुल फ्लैज वॉर होती है, वो कहते हैं वो जनाब 2003 में जब इराक में इन्वेजन हुई थी, आई मीन अमेरिका ने किया था, जस्ट जो एक इल्जाम था कि वो न्यूक्स हथियार बना रहे हैं, न्यूक्स प्रोलिफरेशन हो रही है वहां पे, और वो जो कि दुनिया के लिए खतरा है. एंड देन द नेक्स्ट 2000 इन रशियन जॉर्जियन वॉर, जो रशिया ने अटैक किया जॉर्जिया पे, और जो एक वॉर हुई थी, बोथ शॉर्ट एंड वन साइडेड अफेयर्स, यानी कि तो रशिया का पलड़ा भारी था और उधर यूएस का. The last sustained interstate war between Ethiopia and Eritrea ended in 2000, and the last great power war with great power fighting each other ended more than 50 years ago. Cold War थी जो कि between Russia, Soviet Union and America, USA. So basically, what they are trying to convince us कि war का जो concept है वो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत हो गया. डाउनवर्ड ट्रेंड्स इन वॉर, डेथ कॉज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ वॉर, चाहे वो एक फुल फ्लेज वॉर हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, या चाहे वो स्किर्मिशेस हो, या क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लटेशन हो, या टेररिस्ट एक्टिविटी हो, जानों का ज़िया होता ही है. चाहे वो कार बम हो, कार बम ब्लास्ट हो, सुसाइड अटैक हो, एयर स्ट्राइक हो, शेलिंग हो, वो कहते हैं कि उसमें जानें ज़ाया होती ही हैं. डेथ कॉज बाय ऑल टाइप्स ऑफ वॉर, इंक्लूडिंग एक्शंस such as shelling, car bombs, and air strikes, but not including indirect death from disease, have fallen quite dramatically over the past 60 years. जितने भी वो कहते हैं कि जो जानों का ज़िया है, आई मीन अदर देन डिजीज, तो वो कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ पिछले 60 सालों में आपने देखा कि उस ग्राफ में डिक्लाइन है, कमी आई है, डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया. डिक्लाइन इन वॉर रिलेटेड फैटेलिटीज सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, while some years are higher or lower than others. ग्राफ आपको ऊपर नीचे मूव करता हुआ नजर आएगा over a period of time. There is a consistent trend downward in this graph over recent decade, suggesting an overall movement toward less war in the international system. So we have seen that international system is moving towards peace. In 2000, the United Nations announced that the next decade will be the decade of peace. I mean, the new world order which United Nations wanted to create. So, जो next decade होगा 2000 से 2010 तक का, वो decade of peace के तौर पे celebrate किया जाएगा. What all the states want, what the member of United Nations wanted, कि जो आने वाला टाइम है एक पीस कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए.
तो इसी वजह से डाउनवर्ड ट्रेंड वो कहते हैं कि बेसिकली देखा जा रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिबरल थ्योरीज। लिबरल थ्योरीज कौन कौन सी है? लिबरल थ्योरीज हैं, लिबरलिज्म है, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, देन नियो लिबरलिज्म है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि बेसिकली लिबरल थ्योरीज कौन सी होती हैं दैट आर मोर रिलेटेड टू आई मीन कॉपरेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. So then constructivism is also a liberal theory. So we will talk about them in detail, and we will also differentiate between liberalism and realism, or neoliberalism versus realism. So if realism offers, देखें जो इंटरनेशनल रिलेशन की कोर वैल्यूज थी, the first one dominance, reciprocity, and then identity. So the first one, which is called dominant, that was related to realism. और जो अगली जो दो वैल्यू हैं, रेसिप्रोसिटी एंड आइडेंटिटी, वो लिबरलिज्म से रिलेट करती है। जो डोमिनेंस है वो पावर बेस्ड अप्रोच से डील करती है, और जो रेसिप्रोसिटी एंड आइडेंटिटी है वो कोऑपरेटिव वैल्यू से डील करती है इन ऑर्डर टू क्रिएट पीस. If realism offers mostly dominant solution to the collective good problems of IR, देखें collective good problem का आपने शुरू से ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि जब हमने प्रिजनर्स डायलेमा की बात की थी, जो कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है. इन तीनों अप्रोचेस से कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है कि या तो आप डोमिनेंस अप्रोच अडॉप्ट कर लें, या आप रेसिप्रोसिटी अडॉप्ट कर लें, या फिर आप आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लें. ठीक है, डोमिनेंस से किसी की आपने हेजीमोनी को एक्सेप्ट कर लें, रेसिप्रोसिटी में टिट फॉर टैट का कॉन्सेप्ट होता है, आइडेंटिटी में टू इवैल्यूएट, टू आइडेंटिफाई द कोर वैल्यू, व्हाट एक्चुअली यू वांट, the principle, I mean, which is the basic principle. So among other common elements, these approaches generally are more optimistic than realism about the prospects for peace. कौन सी ऑप्टिमिस्टिक है? रेसिप्रोसिटी एंड आइडेंटिटी. और जो डोमिनेंस है वो काइंड ऑफ आई मीन उसमें आपको थोड़ा पेसिमिज्म नजर आएगा, बिकॉज दैट इज मोर रिलेटेड टू अनार्की. So difference from realist school of thought. All liberal theories are different from realism. Although realists see the laws of power politics are relatively timeless and unchanging. जो पावर पॉलिटिक्स है वो कहते हैं कि देखें वो टाइमलेस होती है. मतलब ये कि जो रियलिज्म है, पावर बेस्ड अप्रोच है, उसका किसी वक्त के साथ या किसी मखसूस पीरियड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. ठीक है, ये जो लिबरल थ्योरी है ये इवॉल्व करती है, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है. क्या होता है कि मुख्तलिफ स्टेट्स होती है वो आपस में कॉपरेट करती है, वो रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कायम होती है, जिससे कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ एक पीसफुल एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइज्ड पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. I think now you'll get my point. Liberal theories generally see the rules of IR as slowly, incrementally evolving through time and becoming more and more peaceful. So this evolution results primarily from the gradual build-up. It's not an abrupt solution, और overnight नहीं हो जाते. Peaceful environment जो इस तरीके से create नहीं होता, but it's a gradual process. Build up of international organization and mutual cooperation. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशन का क्याम अमल में आया था, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि तमाम कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर, कलेक्टिव सिक्योरिटी के जो सलामती कौंसल, जो सिक्योरिटी कौंसल बनाई गई थी, वो इस ही कॉन्सेप्ट को लेके बनाई गई थी, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था, जो पीसफुल एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट था, जो कि कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट था. एंड ऑब्वियसली द कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर कैन बी क्रिएटेड ओनली
from reciprocity approach or identity approach. तो वो कहते हैं कि जो म्यूचुअल कॉपरेशन है या तो रेसिप्रोसिटी एंड सेकेंडरीली from changes in norms and public opinion. I mean, what actually you want. So that is the approach of identity. So this is the difference between realist and liberalist. ये जो realist है, जो power based है, वो एक abrupt process चाहते हैं, वो overnight power के जरिए वो change करना चाह रहे हैं. जो liberalist है, वो evolution का process है, cooperation का process है. Now we will talk about Immanuel Kant and his theory of peace. Immanuel Kant एक German philosopher था. Liberal theories of idea try to explain how peace and cooperation are possible. The German philosopher Immanuel Kant 200 years ago gave 3 answers. अच्छा, इन्होंने इनका concept of जो 3 different इनके you can say assumption थे या principle थे, वो कौन-कौन से थे peace को create करने वाले? And 3 basic principle. देखें, अब ये जो सारा, अब हम लिबरल थेरीज को डिटेल में स्टडी करना शुरू कर दिया हमने कि पीस कैसे क्रिएट किया जाता है. इनके 3 बेसिक प्रिंसिपल थे. पहला इनका प्रिंसिपल था टिट फॉर टैट, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल. आई मीन, कैसे कॉपरेशन पैदा किया जा सकता है. कॉपरेशन, एक बात याद रखिएगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के जरिए पैदा किया जा सकता है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. International institution can be seen in the form of organization, universal organization. The purpose of those organization is to build peace. Like different institutions of United Nations, International Monetary Fund, IMF, World Bank, these kind of institutions, what actually they want, वो डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लेके चलना चाहते हैं. उनके साथ उनको कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर में उसमें लाना चाहते हैं. सो पहला पॉइंट है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल. द फर्स्ट बेस्ड ऑन द रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल वाज दैट states could develop the organization and rules to facilitate cooperation, specifically by forming a world federation resemble today's United Nation. इंटरनेशनल इदारे बनाए जाएं जो कि कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर पैदा करें. ये एक तरीका है पीस को, कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने का. सेकेंड वन, इंटरनल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट. जो स्टेट्स लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो स्टेट्स काम करती हैं, इंटरनली स्ट्रांग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ठीक है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. देन द थर्ड वन, वो दूसरी स्टेट के साथ उनका कल्चर जो हो काम करने का, वो दे आर प्रॉन टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर. इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ट्रेड रिलेशनशिप, जब वो पैदा होंगे तो वो जो स्टेट्स हैं, वो कहते हैं कि वो वायलेंस से दूर चली जाएंगी और वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के एक सर्कल में, एक वेब में आके यू कैन से वो फंस जाएंगी उसमें. और वो जनाब फिर देन उनका फोकस जो होगा वो प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस की तरफ, पीस की तरफ होगा. So Kant's second answer, operating at a lower level of analysis, was that peace depends on the internal character of government. He responded that republics with a legislative branch that can hold the monarch in check. What I was talking about, to check and balance का जो system हो monarch पे, will be more peaceful than autocracies. ये autocrat में तो जाहिर है डिक्टेटर होता है और जनाब उसका एक ही बंदा फैसला लेते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पब्लिक क्या चाहती है. जो मोनार्क है उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. सो Kant's थर्ड आंसर, दैट ट्रेड प्रमोट्स पीस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. यानी कि पहला रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एट इंटरनेशनल लेवल. सेकेंड, internal character of government that must be checked, and the third one is economic interdependence. That peace rely on the presumption that trade increases wealth, cooperation, and global well-being, all while making conflict less likely in the long term because government will not want to disrupt
any process that adds to the wealth of their state, and that is called economic interdependence. So these are the three basic principles delivered by Kant, presented by Kant in order to create peace. Now we will talk about liberal institutionalism. जो इसका पहला पॉइंट है ना कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन डेवलप होना चाहिए और वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर पैदा करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं. Now let us return to Kant's first answer to the question of how peace can evolve, namely the ability of state to develop and follow mutually advantageous rules with international institutions to monitor and enforce them. देखिए यूनाइटेड नेशन का मकसद क्या था कि जो जनरल असेंबली में फैसले लिए जाते हैं उनको फॉलो किया जाए और जब आप एक इंटरनेशनल अथॉरिटी होगी उसको फॉलो किया जाएगा तो वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर पैदा होगा. Liberal theories treat rational actors as capable of foregoing short-term individual interest in order to further the long-term well-being of a community to which they belong. देखें जो बेसिकली ये जो तमाम जैसे कि हमने पहले बताया कि जो इट्स नॉट अ प्रोसेस जो कि ओवरनाइट अचीव कर लिया जाए लाइक इन रियलिज्म वी डिड. लिबरलिज्म में एवोल्यूशन होता है. तो कहते हैं जो रैशनल एक्टर्स हैं जो स्टेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म गोल सेट करती हैं जो कि लॉन्ग टर्म में कम्युनिटी की वेल बीइंग के लिए एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है एंड हैंस इनडायरेक्टली देयर ओन वेल बीइंग. यानी कि क्या होता है कि कर भला हो भला उस वो कॉन्सेप्ट कि बेसिकली जो एक वेब में आने का मकसद ये है, कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर में आने का मकसद ये है कि जब आप दूसरे के लिए एक कॉपरेशन की फिजा कायम करेंगे उसको तो इन अदर वे आपकी अपनी अपनी स्टेट भी वो ऊपर की तरफ जा रही होगी. सो द कोर प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी यानी कि tit for tat lies at the heart of this approach, which is the first principle, because international institutions operate by reciprocal contribution and concession among formally equal members, जो कि member countries होते हैं इस organization के. Indeed, in several important institutions such as World Trade Organization, European Union, decision require consensus among all members. वहां पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती, वहां पे किसी एक स्टेट का फैसला इम्पोज नहीं किया जाता कि वो बाकी जो कंट्रीज है उसको फोर्सफुली एक्सेप्ट करें. तमाम जो फैसले लिए जाते हैं वो कंसेंसस बेस्ड होते हैं ऑन मेकिंग देम ऑल इक्वल इन गवर्नेंस और तमाम जो कंट्रीज होती हैं स्टेट्स होती हैं उनको इक्वल ऑनरशिप दी जाती है और वो फैसले सब तमाम जितनी मेंबर स्टेट्स होती हैं उनकी बेहतरी के लिए उनकी भलाई के लिए. दैट इज कॉल्ड लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कि आप किस तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करते हैं और जो कि एक पीस को एक कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर को इंपोज करते हैं दैट लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज्म एंड रियलिज्म? To Kant, international cooperation was a more rational option for states rather than resorting to war. रियलिज्म में वॉर की तरफ हम जाते हैं, पावर बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं और लिबरल थ्योरीज में हम कॉपरेशन इंटरनेशनल कॉपरेशन की तरफ जाते हैं. Thus, in realist conception of rationality, war and violence appear rational because they often advance short-term state interest. देखें उस शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करते हैं जबकि लिबरलिज्म लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करते हैं. But in liberal theories, war and violence appear as irrational deviation, जो कि कौमों के मफाद में नहीं होती, that result from defective reasoning and that is harmful for the states and collective long-term goal, interest of varying states, जो कि यानी कि आपके स्टेट्स को आपके मुल्क की सोवरेनिटी को तबाह बर्बाद कर देती है जो कि रियलिस्ट अप्रोच होती है. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज्म जो कि कॉपरेशन की तरफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन की तरफ, रियलिज्म जो कि शॉर्ट टर्म होता है और वॉर प्रोन होता है.
एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नियो लिबरलिज्म वर्सेस रियलिज्म? अच्छा, नियो लिबरलिज्म की मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि जो नियो लिबरलिज्म होता है, इसमें और रियलिज्म में थोड़ी सी जो एजम्पशंस होती हैं वो सिमिलर होती हैं। जैसे नियो लिबरलिज्म भी बिलीव करता है दैट स्टेट्स आर यूनिटरी एक्टर, और रियलिज्म भी बिलीव करता है। नियो लिबरलिज्म में भी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता है, स्टेट सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, और रियलिज्म में भी ऐसे ही होता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, डिफरेंस ये है कि जो अचीव करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। वहां पे पावर बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट की जाती है, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। ये इनमें बेसिकली डिफरेंट है। देखिए, वो जो लिबरलिज्म है वो भी यही कहता है कि बेसिकली स्टेट्स के लिए अपने इंटरेस्ट बड़े मैटर करते हैं। स्टेट्स आर यूनिटरी एक्टर एंड दे वर्क टू अचीव देयर इंटरेस्ट, बट लेकिन व्हाट इज एक्चुअली द पर्पस, हाउ टू अचीव व्हाट दे वांट, वो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। वो कहते हैं कि वो बेसिकली जो न्यू लिबरल है वो क्या कहते हैं, वो फेयर मीन्स अडॉप्ट करते हैं, और जो जाहिर है वो रियलिज्म है वो एक अनार्की बेस्ड अप्रोच होती है, उसको अडॉप्ट करते हैं। तो द नियो लिबरल अप्रोच डिफर्स फ्रॉम अर्लियर लिबरल अप्रोचेस, हमने पहले पढ़ी, इन दैट इट कंसीड्स टू रियलिज्म सेवरल इंपॉर्टेंट assumptions among them। किस तरीके से उनके साथ मिलते हैं? दैट स्टेट्स आर यूनिटरी एक्टर्स rationally pursuing their self-interest in a system of anarchy। यहां तक तो बात हो गई सही, बट लेकिन जवाब क्या होता है नियो लिबरल का रियलिस्ट को? वो कहते हैं इवन इफ वी ग्रांट your assumptions about the nature of states and their motives, your pessimistic conclusion to not follow। देखिए, वो जवाब ये देते हैं कि ठीक है, हम भी यही बात करते हैं कि जनाब स्टेट्स को अपने मोटिव्स अचीव करने चाहिए, बट लेकिन पेसिमिस्टिक कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, वॉर प्रोन नहीं होना चाहिए। कहते हैं स्टेट्स अचीव कोऑपरेशन फेयरली ऑफन बिकॉज इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू डू सो। वो कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर पैदा करती हैं क्योंकि वही उनके इंटरेस्ट में होता है। एंड दे कैन लर्न टू यूज इंस्टीट्यूशंस टू ईज द pursuit of mutual gain and the reduction of possibilities for cheating and taking advantage of another state। वो इस तरीके से नहीं करती हैं या चीट नहीं करती हैं। वो जनाब उनमें जो बेसिक उनका होता है, देखिए जो लिखा हुआ है ना, स्टेट अचीव कोऑपरेशन फेयरली ऑफन बिकॉज इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू डू, वो कॉपरेशन अचीव करते हैं। एंड दे कैन लर्न टू यूज इंस्टीट्यूशन टू ईज द परस्यूट ऑफ म्यूचुअल गेन, कि वो इंस्टीट्यूशन को अपने म्यूचुअल गेन के लिए यूज कर रहे थे। एंड द रिडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटीज, और उन पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस करती है जो कि चीट करने की तरफ जाते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ अनदर स्टेट, यानी कि जो कि बेसिकली वो विन विन सिचुएशन को अचीव करना चाहते हैं, रादर टू लूज विन और विन लूज, कि एक स्टेट जीत जाए एक हार जाए, एक दूसरे के एंड पे आगे निकल जाए और एक पीछे रह जाए। तो उस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस नियो लिबरल एंड रियलिज्म। होता नियो लिबरल भी कोऑपरेटिव एटीट्यूड है, कोऑपरेशन पैदा करता है, बट और उनका जो मोटिव्स होता है वो दोनों का सेम होता है, रियलिज्म नियो लिबरलिज्म का। लेकिन हाउ टू अचीव दैट मोटिव, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिप्रोसिटी। Reciprocity in IR helps international cooperation emerge despite the absence of central authority। अगर सेंट्रल अथॉरिटी ना भी हो तब भी रेसिप्रोसिटी के कि आप किसी की हेल्प करें और वो आपकी हेल्प करे, इस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। थ्रू रेसिप्रोसिटी नॉट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर इन्फोर्स। आपको जरूरत नहीं होती इंटरनेशनल सिक्योरिटी, रेसिप्रोसिटी अंडरलाइन द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशन sought by arms control agreement and peacekeeping mission। जो हमने पहले भी कहा था, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि रेसिप्रोसिटी में, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में, कि आप भी कम करें हम भी कम करते हैं हथियारों को, तो और पीस को मेंटेन करने के लिए कोशिशें की जाए। टिट फॉर टैट बेसिकली होता है। इसी तरीके से अगर आप इकोनॉमिक्स को देखें
या ट्रेड लिंक्स को देखें, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं, या जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, कि किस तरीके से बेसिकली ट्रेड को प्रमोट करना, टैरिफ्स को रिड्यूस करना, आपस में बायलैटरल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना। तो ये तमाम जो है ये रेसिप्रोसिटी के कॉन्सेप्ट पे बनाए गए हैं। In international political economy in which cooperation can create great benefits through trade, the threat to restrict trade in retaliation for unfair practices is a strong incentive to comply with norms and rules. जो basically unfair practices है, उनको minimize किया जाए, उनको कम किया जाए। WTO का काम क्या है? WTO and its predecessor, the General Agreement on Tariff and Trade, फंक्शन ऑन दिस प्रिंसिपल, इस पे काम करे कि बेसिकली टैरिफ को रिड्यूस किया। आगे जैसे बता रहे हैं, स्टेट्स दैट डिफेक्ट ऑन देयर ऑब्लिगेशन बाय इंक्रीजिंग टैरिफ, जो कि टैरिफ को इंक्रीज करते हैं, मस्ट सफर पनिशमेंट बाय अलाउइंग अदर स्टेट टू प्लेस टैरिफ ऑन देयर गुड्स। उनकी गुड्स पे भी टैक्स लगा दे, टैरिफ को इंक्रीज कर दे, ताकि उनको पनिश किया जाए, उनकी गुड्स कोई ना खरीदे। तो बेसिकली दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यानी कि ट्रेड लिंक्स बहाल किए जाए, आपस में इस तरह का एटमॉस्फेयर पैदा किया जाए कि जिसमें टैरिफ रिड्यूस हो और ज्यादा से ज्यादा तिजारत हो, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया यूएस चाइना की ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। फॉर एग्जाम्पल इन 1969 के किस तरीके से उन्होंने जहाँ टैरिफ को बढ़ाया, इधर से उन्होंने बढ़ाया तो इधर से चाइना ने बढ़ा दिया, फिर इधर से उन्होंने कम किया तो फिर उन्होंने, निक्सन ने अपना डिसीजन लिया था। 1969 China's relation with the United States had been on ice for 20 years. A US economic embargo against China was holding back the latest economic development. कि जो यूएस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो थोड़ी सी उसको एक ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट किया गया, बिकॉज चाइना सपोर्ट ऑफ नॉर्थ वियतनाम, जब वियतनाम वॉर चल रही थी, was costing American lives. So the two states were not on a speaking terms, and President Nixon and his advisor Henry Kissinger decided to slightly relax the US trade embargo against China. अब जैसे ही उन्होंने उसको रिलैक्स किया, रिलीज किया, 3 दिन बाद चाइना रिलीज 3 US citizens। उन्होंने किया तो उधर से उन्होंने कर दिया, whose boat had earlier drifted into Chinese water, जो कि चाइना में उन्होंने कैदी बना लिए थे, चाइनीज वाटर में वो लोग। उधर से उन्होंने ट्रेड एम्बार्गो रिलैक्स किया, इधर से इन्होंने बंदे रिलीज कर। सो चाइना reciprocated other US initiatives, and in 1972 Nixon visited China in a spirit of rapprochement। ठीक है, उन्होंने ये कि आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस थी, सैंक्शंस, इनको रिलैक्स किया। Similarly, वो कहते हैं कि after 9/11/2009, Obama administration announced it would stop building a missile defense system। वो जो यूरोप में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रोकेगा, और रशिया भी यही चाहता था कि यूरोप में उसको रोका जाए। तो ये बेसिकली जो वर्ल्ड स्कॉलर्स ये कहते हैं कि दैट इज द मूव टू, आई मीन टू मेक देम हैप्पी, रशिया को हैप्पी करने के लिए, रशिया को खुश करने के लिए मूव की जाती थी। And Russia considered provocative. Some saw this as a move to gain Russian support for sanction against Iran। और यही बाद में दुनिया ने देखा कि फिर रशिया ने वीटो किया यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, और ईरान पे सैंक्शंस लगाई गई। So some saw this as a move to gain Russian support for sanction against Iran for its nuclear program. And indeed, in the spring of 2010, the UN Security Council approved tighter sanctions on Iran with the Russian voting in favor। तो ये बेसिकली क्या है, रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट है। हम पीछे पढ़ के आ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि किस तरीके से इकोनॉमी, ट्रेड लिंक काम करते हैं रेसिप्रोसिटी के कॉन्सेप्ट पे, और किस तरीके से दुनिया बेसिकली जो मुल्कों के आपस के रिलेशनशिप है वो काम करते हैं। जैसे यूएस चाइना की हमने एग्जांपल देखी, यूएस रशिया की एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी। नॉन नियो लिबरल एंड प्रिजनर्स डायलेमा, किस तरीके से बेसिकली प्रिजनर डायलेमा हमें पता है
कि बेसिकली क्या काम करता है कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे होते हैं. So neoliberal use the prisoner's dilemma because they wanted to achieve their interest. PD game to illustrate their argument that cooperation is possible. Each actor can gain by individually defecting. देखिए वो जो prisoner's dilemma का both lose when both defect. जब दोनों एक दूसरे के बारे में बयान देंगे तो दोनों हार जाएंगे. यानी कि जो पीडी का कॉन्सेप्ट था. और यही सिमिलरली इन हायर स्टेट ऑफन हैव अ मिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट. द डायलेमा कैन बी रिजॉल्व्ड इफ द गेम इज प्लेड ओवर एंड ओवर अगेन. ओवर एंड ओवर अगेन से क्या मुराद है? जब आप बार बार यानी कि रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं, डिफरेंट लिंक्स क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका ऑपरेशन में तब्दील हो जाता है और आप वो टारगेट अचीव कर लेते हैं. वो एक जो फोकस्ड पॉइंट होते हैं इक्विलिब्रियम का, वो आप अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं. An accurate model of IR in which states deal with each other in repeated interaction. In that case, a strategy of strict reciprocity after an initial cooperative move, जिसको हम tit for tat कहते हैं, can bring about mutual cooperation in a repeated PD game, prisoner's dilemma game, because the other player must conclude that any defection will merely provoke a little defection in response. क्या होता है कि अगर आप कोई गलत मूव लेंगे तो अगली तरफ से भी गलत मूव आएगी. तो बेसिकली आपके इंटरेस्ट के लिए यही बेहतर है कि आप रैशनल होके और एक इंटेलिजेंट मूव लें ताकि अगली तरफ से भी इंटेलिजेंट मूव ही आए. यानी कि यहां से पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी तो अगली तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी. दैट इज द गेम, पीडी गेम. तो वो कहते हैं इस तरीके से नियो लिबरल का कॉन्सेप्ट है कि आप बेहतर तरीके से एक लिंक को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. अब इन्होंने इसराइल और फिलिस्तीन की मिसाल दी. इसराइल और फिलिस्तीन के जो रिलेशनशिप है क्यों सही नहीं हो रहे? क्योंकि दोनों तरफ से एक तरफ से अटैक किया जाता है तो नेगेटिव रिस्पॉन्स ही दूसरी तरफ से आता है. तो ये भी एक रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि साइड बाय साइड विद द पोटेंशियल फॉर एलिसिटिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन को बढ़ाने के साथ साथ रेसिप्रोसिटी कंटेन अ डेंजर ऑफ रन अवे हॉस्टिलिटी. यूनिक नेगेटिव रिस्पॉन्सेस पे भी बिलीव करती है. व्हेन टू साइड बोथ रेसिप्रोकेट but never manage to put relation on a cooperative footing, the result can be a drawn out nasty tit for tat exchange of punishments. So this characterizes Israeli relation with Palestinian militants over the years. For instance, जाहिर है उनके लिए तो वो फलस्तीनी जो मिलिटेंट्स ही कहलाएंगे, जो अंग्रेज हैं, जो यहूदी हैं. For instance, over a 17 years period, note that as one actor exhibits conflictual behavior, जब एक फसादी होता है तो दूसरा भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है. The other matches with negative responses. Likewise, cooperative behavior brings reciprocated cooperation in the immediate time period. Yet over time, this reciprocity has done little to keep cooperation high. Periods of agreement, even those reciprocated by each side, eventually give way to reciprocated conflict. Basically क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि कोऑपरेटिव बिहेवियर है वो कॉपरेशन रिस्पॉन्स में आता है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर है वो पनिशमेंट रिस्पॉन्स में आती है, कॉन्फ्लिक्टेड. तो इसी तरीके से वो कहता है रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट आप अचीव करते हैं. अच्छा, ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया. मैं आपको साथ साथ बेसिकली ये यहाँ से चेक भी करते रहते हैं हम कि हमने अभी जो गोल पढ़ा है, गोल 3 का, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हमने किया है. पहला ऑब्जेक्टिव था द वेनिंग ऑफ वॉर, जो कि हमने पढ़ा. उसके बाद लिबरल थ्योरीज का कॉन्सेप्ट है. हम लिबरल थ्योरीज पढ़ रहे हैं. लिबरल थ्योरीज में पहले हमने लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म पढ़ा, ठीक है.
then international regime, collective security and democratic peace. अब ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे। ये अब आते हैं इंटरनेशनल रिजीम पे, लिबरल थ्योरीज में सेकंड चीज है। इंटरनेशनल रिजीम बेसिकली क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इंटरनेशनल रिजीम होती है जहां पे आप होमोजीनियस नॉर्म्स रूल्स एस्टैब्लिश कर लेते हैं इंटरनेशनली और उनको फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिजीम। और ये भी इंटरनेशनल रिजीम का भी बेसिकली मकसद ये होता है कि एक कॉपरेशन पैदा किया जाए, एक सिक्योर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए डिफरेंट स्टेट्स को। An international regime is a set of rules, norms, and procedures around which the expectation of actors coverage in a certain issue area. Whether आर्म कंट्रोल, ये देखें जो बेसिकली जैसे आर्म कंट्रोल पे काम किया जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड पे काम कर रहा है, वो कहते हैं वो कन्वर्जिंग इन अ सर्टेन इशू। तो एक इशू पे बेसिकली कन्वर्ज होते हैं, काम कर रहे होते हैं इंटरनेशनल रिजीम जो होती है। तो यानी कि कोई भी अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन, उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, अंटार्कटिका को, अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन, आर्म्स कंट्रोल या इंटरनेशनल ट्रेड, इस तरह के। Then the convergence of expectations means that participants in the international system have similar ideas. अगर आप वो आर्म कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, तो all the members have similar expectations, similar ideas to minimize the nukes and arms arsenals. Similarly, ideas about what rule will govern their mutual participation. कि बेसिकली कौन से रूल्स को डिटरमिन किया जाए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दोज आर्म्स, ठीक है, सबकी एक ही जैसी म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होते की तरह काम कर रहे होते हैं बेसिकली, ईच एक्सपेक्ट टू प्ले बाय द सेम रूल। दिस मीनिंग ऑफ regime is not the same as that referring to the domestic government of states, especially government called illegitimate as in regime change। बेसिकली वो कहते हैं कि ये डोमेस्टिक गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स को रेफर नहीं किया जा रहा था। दिस मीनिंग ऑफ रिजीम इज नॉट द सेम एज ऑफ रेफरिंग टू द डोमेस्टिक गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। बेसिकली एक इंटरनेशनल एक इरा को डिस्कस किया जा रहा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो मुख्तलिफ स्टेट्स आपस में मिलके स्टैब्लिश करती है। नाउ रिजीम्स का कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम में क्या रोल होता है, बेसिकली हाउ कैन रिजीम हेल्प to solve the collective good problem? Regimes can help solve collective good problem by increasing transparency। देखिए, जब ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी स्टेट लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो एक तो रिस्क के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। सेकेंडली, चीटिंग को कंट्रोल किया जाएगा, कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम को बेहतर आसान बनाया जाएगा, बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट everyone else is doing। Cheating is riskier। The current revolution in information technology is strengthening regime, particularly in this aspect. Also, with better international communication, states can identify conflicts and negotiate solutions through regimes more effectively। The most common conception of regime combines elements of realism and liberalism। So states are seen as autonomous unit maximizing their own interest in an anarchy context। देखिए उन्होंने how beautifully they explain collective good problem को आप through realism and liberalism। realism से बात ये है through in the presence of some hegemonic superpower आप किस तरीके से अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं, irrespective of the fact whether the atmosphere is anarchic or not। तो रिजीम बेसिकली होती है, वो बेसिकली एक एटमॉस्फेयर होता है, एक इरा होता है जो कि आपको आपके इंटरेस्ट को अचीव करने में मददगार साबित होता है। उसमें इंटरनेशनल कम्युनिकेशन होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी होते हैं, उसमें आईटी टेक्नोलॉजी होती है। बेसिकली सब चीजें वो कहते हैं ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो लिहाजा चीटिंग के जो चांसेस होते हैं बड़े कम हो जाते हैं। So regimes do not play a role in issues in which states can realize their interest directly through unilateral application of leverage।
Other regimes come into existence to overcome collective dilemma by coordinating the behavior of individual states. देखिए वो कहते हैं कि बेसिकली जो रिजीम का काम होता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम, जो स्टेट्स होते हैं वो आपस में मिलके कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो बेसिकली किसी यूनिलेटरल एप्लीकेशन होती है किसी स्टेट की, वो फोर्सफुली किसी चीज को अचीव करते हैं, बल्कि ये कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ऑल दो स्टेट्स कंटिन्यू टू सीक देयर ओन इंटरेस्ट, they create framework to coordinate their action with those of other state if and when such coordination is required to realize self-interest, that is in collective good dilemma। देखिए रिजीम का काम भी, इंटरनेशनल रिजीम भी वैसे ही काम करती है जैसे बेसिकली जो लिबरल थीरीज का कॉन्सेप्ट है। हम पढ़ तो ये लिबरल थीरीज ही रहे हैं ना, कि उसमें पहले जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म पढ़ा वो भी कॉपरेशन पीस को क्रिएट करने का, अब इंटरनेशनल रिजीम पढ़ रहे हैं ये भी पीस को अचीव करने का। अब देखें जो इंटरनेशनल रिजीम्स एंड पावर ऑफ हेजीमोन बेसिकली क्या काम करते हैं, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, कि बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ हेजीमोन आप अपने मकासद कॉपरेशन को अचीव कर लेते हैं। बिकॉज regime depend on state power for their enforcement, some IR scholars argue that regimes are most effective and power in the international system is more concentrated, most जब एक जगह पे पावर कॉन्सेंट्रेट करेगी, when there is a hegemon to keep order, yet regimes do not always decline with the power of hegemon that created them। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि उन्हीं के जरिए वो डिक्लाइन करे जो उनको क्रिएट करे, रादर देन दे मे टेक ऑन अ लाइफ ऑफ देयर ओन। बेसिकली जब रिजीम को एक क्रिएट कर दिया जाता है तो वो कहते हैं कि वो एक एक इदारा बन जाता है, डजंट मैटर उसको क्रिएट करने वाला कौन था, तो वो आपको अपना फ्रूट जो होता है, बेसिकली उसके फ्रूटफुल प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वो तमाम जो स्टेट्स होते हैं वो आने वाले वक्तों में इंजॉय करते हैं। Although hegemony may be crucial in establishing regimes, it is not necessary for maintaining them। Create करना is something else than maintain करना। तो मेंटेन करने के लिए बेसिकली जो एक्टर्स होते हैं डिफरेंट, उन्हीं का रोल काफी होता है। वन सेक्टर एक्सपेक्टेशन कवरेज अराउंड the rules embodied in a regime, the actor realized that the regimes serve their own interest। तो वो कहते हैं कि बस जो एक्टर्स होते हैं, जो स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो रिजीम उनको फायदा पहुंचाती रहती है, कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर पैदा करके। वर्किंग थ्रू द रिजीम becomes a habit and national leaders may not seriously consider breaking out of the established rules। जब एक दफा रिजीम क्रिएट हो जाती है तो उसमें फिर ऐसा नहीं होता कि एक, जो भी हमने पहले बताया ना कि यूनिलेटरल एप्लीकेशन ऑफ लेवरेज, आई मीन दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। एक स्टेट उसको वहां अपनी जगह से नहीं ला सकती, क्योंकि बिकॉज उसको मेंटेन करना जो होता है वो बेसिकली तमाम जो एक्टर्स होते हैं उनकी कॉपरेशन से वो चल रही हो। वो एक रिजीम्स एंड पावर ऑफ हेजीमन, ये व्हाट एक्चुअली इज द रोल ऑफ सुपर पावर्स इन रिजीम। बेसिकली वो कहते हैं कि हम क्रिएट तो कर सकते हैं पर लेकिन मेंटेन करना वो उनके लिए जरूरी नहीं होता। So further, this persistence of regime was demonstrated in the 1970 when US power declined following the decade of US hegemony since 1940। The international economic regime, वो जो देखें इकोनॉमिक रिजीम जो यूएस ने स्टैब्लिश की थी, यूएस पावर डिक्लाइन कर गई थी, इट डजंट मीन कि जो उनकी रिजीम थी वो भी डिक्लाइन कर जाएगी, उसने सर्वाइव किया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिजीम जो कि IMF वर्ल्ड बैंक उन्होंने बनाया, एडजस्टेड समवट एंड सर्वाइव्ड इन पार्ट। द सर्वाइवल ऑफ रिजीम रेस्ट ऑन देयर एम्बेडिंग इन परमानेंट इंस्टीट्यूशन। किस पे डिपेंड करता है कि जो आपने इदारे बना दिए होते हैं, यूएन जो नेटो हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, दीज इंस्टीट्यूशन बिकम द टेंजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ शेयर्ड एक्सपेक्टेशन एज वेल एज द मशीनरी फॉर कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल एक्शन बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन। जो इदारे होते हैं ये बेसिकली एक रिजीम का रोल प्ले करते हैं, ये कायम रहने वाले होते हैं अनटिल और अनलेस के उनकी मशीनरी इंटैक्ट रहे, उनके जो तमाम मेंबर कंट्रीज हैं वो उनको विलिंगली उसको फॉलो करते रहे। तो ये बेसिकली एक
एक साइकिल है जो कि चलता रहता है। नौ, ये यहां तक था हमारा इंटरनेशनल रिजीम। अब इंटरनेशनल रिजीम के बाद थर्ड वन है जनाब यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्टिव का थर्ड पार्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड देन डेमोक्रेटिक पीस। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी विच ग्रोज आउट ऑफ लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। देखिए लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था कि इदारों को मजबूत किया जाए ताकि कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर पैदा किया जाए। जब कॉपरेशन होगा तो सिक्योरिटी को इनहेंस किया जाएगा, एक जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा सिक्योर होगा। That refers to the formation of a broad alliance of most major actors in an international system for the purpose of jointly opposing aggression by any actor। कि क्या होगा, कॉपरेशन से आपका एक ग्रैंड अलायंस बनेगा और अलायंस जो होगा किसी भी एक स्टेट्स के, अगर कोई इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड रखता है, उसका इंप्रेशन इंपीरियलिस्ट है, एग्रेशन एग्रेसिव है, तो उसको क्या करते हैं, उसको सप्रेस किया जा सकता है because of with the help of with the support of that particular grand alliance। So Kant laid out the rationale for this approach because past treaties ending great power wars had never lasted permanently and proposed a federation, एक ऐसी लीग ऑफ द वर्ल्ड स्टेट के जो majority of state could unite to punish any one state that committed aggression, safeguarding the collective interest of all the nation while protecting the self-determination of small nation that all too easily became pawns in great power game। एक ग्रेट पावर गेम बेसिकली है क्या, ये यही है कि आप जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि जो कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, अलायंस बनाए जाते हैं, उसका फायदा स्मॉलर स्टेट्स को भी। और वो जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के जाल में आ जाए, यानी कि जिस तरीके से जो सुपर पावर्स हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है, इस तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्मॉल पावर्स हैं, उनको भी सिक्योर किया जाए और किसी एक कंट्री की एग्रेशन को तमाम अलायंस जो है, आई मीन जो एक अलायंस है तमाम स्टेट्स वो मिल के उसको रोके। अब वो कहते हैं कि देखें लीग ऑफ नेशन का फेलियर बेसिकली क्यों हुआ था। देखिए हमें भी पता है कि लीग ऑफ नेशन में दो मेन वजूह, एक तो जो उसके सुपर पावर थे उसने उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, और सेकेंडली जो किसी एक कंट्री की तरफ से जो एग्रेशन आया था, जैसे कि जो इटली की तरफ से आया, जापान की तरफ से आया, उसको नहीं रोका जा सका, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। 1930 में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसमें, तो कहते हैं आफ्टर द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन वी ऑल सॉ दैट लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड टू प्रमोट कलेक्टिव सिक्योरिटी बट इट वाज फ्लॉड इन टू वेज। फर्स्ट, इट्स मेंबरशिप डिड नॉट इंक्लूड ऑल द ग्रेट पावर्स, हमने देखा अमेरिका की नहीं थी, एंड देन सेकंड, members prove unwilling to bear the cost of collective action। वही जो मैंने बात की कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए जो किसी एक कंट्री की तरफ से एग्रेशन आए उसको अपोज नहीं किया गया। When it did occur in 1930, starting with Japan and Italy. And after World War II, the United Nations was created as the league successor to promote collective security। और यूनाइटेड नेशन के कामयाबी की वजह ये थी क्योंकि उसको सुपर पावर ने सपोर्ट किया था, और देन उसमें जनाब collective security, although United Nations was not a full-fledged success story, but still if we will take the comparison with the previous organization like League of Nations, then it played a much better role। Collective security function performed by international government organizations. Several regional IGOs also currently performs collective security function the basis of the same principle कि जो एक एग्रेशन को डटर किया जाए एज वेल एज इकोनॉमिक एंड कल्चरल वन के बेसिकली उनको प्रमोट किया जाए। The different cultural and economic organization like Organization of American States, OAS, the Arab League, African Union. So the success of collective security depends on 2 points. First, the member must keep their alliance commitment to the group। एक तो वो committed हों, ठीक है, कि मकसद ये कि वो चीट ना करें, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रेशन को रोक सकें।
दैट इज मेंबर मस्ट नॉट फ्री राइड ऑन द एफर्ट्स ऑफ अदर मेंबर, और किसी पे ओवरराइड ना करें। व्हेन अ पावरफुल स्टेट कमिट्स अग्रेशन, तो उसको कैसे रोका जाए? तो जाहिर है जब एक पावरफुल स्टेट एग्रेशन की तरफ बढ़ेगी अगेंस्ट अ वीकर वन, इट ऑफन इज नॉट इन द इमीडिएट इंटरेस्ट ऑफ अदर पावरफुल स्टेट। जो बाकी पावरफुल स्टेट उनके इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वो उसको रोक सकें, और उसको रोकने बड़ा कॉस्टली साबित होगा। सप्रेसिंग अ डिटरमिन्ड अग्रेसर कैन बी वेरी कॉस्टली। तो ये दो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब लाइक उन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे इराक ने कुवैत पे अटैक किया था जब 1991 में। Collective security worked in 1990-91 to reverse Iraq's conquest of Kuwait because the aggression brought all the great power together and because they were willing to bear the cost of confronting Iraq. तो जो इराक ने कन्फ्रंटेशन की थी कुवैत पे, तो तमाम इकट्ठी हो गई थी और वो उनको बेसिकली उन्होंने एक यूनानिमस डिसीजन था कि उसको कन्फ्रंट रोका जाए। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखिए एक मोहल्ले में फर्ज किया तमाम कम्युनिटी, एक कम्युनिटी रहती है जो कि एक शिया कम्युनिटी है या सुन्नी कम्युनिटी है, वो यूनानिमसली डिसाइड करते हैं कि देखें एक दिन ऐसा आएगा कि हर शख्स ने इस दुनिया से जाना, और मोहल्ले में अमीर भी रहते हैं गरीब भी रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम हर महीने थोड़ा थोड़े पैसे जमा करेंगे, और जब भी किसी के घर में फौतगी होगी तो 3 दिन तक या एक हफ्ते तक खाना जो होगा वो उस चंदे में से, उस फंड में से जाएगा। तो बेसिकली यही एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए जमा सब करेंगे और देन फायदा किसी एक को होगा। मतलब ये है, फर्ज किया एक घर में पहली फौतगी हो गई, चलो जी सबकी तरफ से वो जो फंड था उसमें था, फिर दूसरी फौतगी खुदा ना खास्ता उसी घर में होगी, फिर भी वो, यानी कि वो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो घर हैं उस मोहल्ले के, वो इस खौफ से, मतलब कि भाई एक घर में क्योंकि फायदा उन लोगों को हो रहा है तो अपना फंड बंद ना करें, बेसिकली वो उसको जारी रखें। इसी तरीके से जो बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी पे एग्रेशन होता है तो ऑल दो कॉस्ट उनको बाकी तमाम स्टेट्स को बियर करनी पड़ेगी, बट लेकिन इस खौफ से कल को उन पे भी अटैक हो सकता है, बेसिकली उनको उनकी मदद करने के लिए लाजमी जाना होगा। तो जब उन्होंने यूनानिमस डिसीजन किया इराक कन्फ्रंटेशन को रोकने के लिए, इट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस द फाउंडिंग ऑफ द यूएन दैट वन मेंबर स्टेट हैड इन्वेडेड, occupied and annexed another, attempting to erase it and और उसकी sovereignty को खत्म करने की कोशिश की। The invasion was so blatant a violation of Kuwaiti sovereignty and territorial integrity that the Security Council had little trouble labeling it aggression, और उन्होंने फौरन उसको डिक्लेयर कर दिया कि एग्रेसिव मूव है एंड ऑथराइजिंग द यूज ऑफ फोर्स बाय अ मल्टीनेशनल कोलिशन, और जो जो डिफरेंट कंट्री से जो अलायंस था उनको कहा कि उसके एग्रेशन को रोका जाए। सो द थ्रेट इराक पोज टू द वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज थ्रू एडिशनल इंसेंटिव फॉर कोलिशन मेंबर टू कंट्रीब्यूट मनी एंड ट्रूप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखें किस तरीके से बेसिकली कितने बेहतर तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल से आपको समझाया कि इराक की कन्फ्रंटेशन को कुवैत पर जो कि ऑयल फील्ड पर थी, बेसिकली उसको रोका गया, और तमाम जो बिकॉज क्योंकि पहली दफा किसी ने एग्रेसिव मूव की थी तो यूनाइटेड नेशन ने फौरन ही इसको डिक्लेयर कर दिया था कि जो बाकी जो मल्टीनेशनल अलायंस है ऑपरेशन वो कोऑपरेट करें, और जनाब मिलिट्री कोऑपरेशन से उसको बेसिकली एक फोर्स के जरिए उस मूव को रोका जाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब इसी तरीके से जो 2002-2003 में इराक वॉर हुई थी उसमें भी कुछ इसी तरह का हुआ था। इन 2002-2005 द सिक्योरिटी काउंसिल रिपीटेडली डिबेटेड इराक फेलियर टू कीप द एग्रीमेंट, कि बेसिकली इराक ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी काउंसिल इट हैड मेड एट द एंड ऑफ द गल्फ वॉर एंड इन पर्टिकुलर द प्रॉमिस टू डिस्क्लोज एंड डिस्ट्रॉय ऑल द वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, but the great power split and a proposed। अब हुआ क्या कि वहां पे तो ग्रेट पावर तमाम पावर इकट्ठी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ
कि देखें जो कुछ कंट्रीज कह रहे थे कि ना इराक पे अटैक होना चाहिए, कुछ कंट्रीज कह रहे थे नहीं होना चाहिए, तो उनमें आपस में एक एक तनाव की सिचुएशन थी। बट फाइनली यूएन और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया जो ये दो तीन पावर थी, इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसको बड़ा कंडेम किया गया, क्योंकि सब एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं थे। Great power split and a proposed US-British resolution authorizing military force was withdrawn after France promised to veto it. फ्रांस ने कि भाई उसको वीटो किया तो उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। देन जर्मनी, रशिया एंड चाइना, उनका भी इसके अगेंस्ट डिसीजन था कि नहीं की जाए वॉर, अपोज द वॉर, एंड पब्लिक ओपिनियन अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली इन प्रीडम मुस्लिम कंट्रीज में उन्होंने भी अपोज किया। When the UN did not act, the United States, Britain, and Australia sent military forces that overthrew Saddam Hussein by force, comparing the UN to the Toothless League of Nations. Toothless League of Nations इसी तरीके से, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है वो जो यूएस की, ब्रिटेन की, इनकी, ऑस्ट्रेलिया की एग्रेशन को रोकने में नाकाम है। However, the US forces found no weapon of mass destruction in Iraq and then found itself in a prolonged counter-insurgency war, जो कि वो वहां पे आए और वहां पे फंस गए अफगानिस्तान में। In retrospect, although the world's collective security system is creaky and not always effective, bypassing it to take military action also holds danger। जो वर्ल्ड इंटरनेशनल रिजीम का कॉन्सेप्ट है, वो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि सम टाइम आपके फायदे में होता है और सम टाइम आपको नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर जैसे वो कहते हैं कि आप तमाम जो कंट्रीज थे वो एक पेज पे नहीं थे, तो हुआ क्या, नुकसान हुआ। आपने जब अ, उसको अटैक करने के लिए इराक को जो वेपन, जो मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन थे, उनको जवाब बना के जब आपने अटैक किया, और जबकि बहुत सी कंट्री उसके हक में नहीं थे और यूएन उसको अपोज कर रहा था, तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसको रोकने में नाकाम रहा। और हुआ क्या, जो सुपर पावर थे उनकी इंपीरियलिस्ट अप्रोच जो थी, जो वो कहते हैं जो रियलिज्म में जैसे कि एक अनार्की फैली होती है, वो इस तरीके से उन्होंने अटैक किया। और अल्टीमेटली हुआ क्या, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था वो उसको, पीस को इंटैक्ट करने में नाकाम हो गया, जो कि यूनाइटेड नेशन। नाउ जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसका जो लास्ट है वो है डेमोक्रेटिक पीस। अच्छा, डेमोक्रेटिक पीस बेसिकली क्या है? Now, Kant argued that lasting peace would depend on states becoming republic, with legislature to check the power of monarch to make war. देखिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होते हैं उनका काम क्या होता है? बेसिकली चेक एंड बैलेंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। So he thought that check and balance in government would act as a brake on the use of military force as compared to autocratic government, जहां पे एक सिंगल बंदे का फैसला लिया जाता है, in which a single individual, a small ruling group, could make war without regard for the effect of its population. What we already talked about, कि उसमें public, irrespective of the fact के what is basically the desire of the mass group, larger group, popular group, तो वहां पे बेसिकली चेक एंड बैलेंस होते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू पीस, ये हमें सबको पता है। What is true about democracy is that although they fight wars against authoritarian states, democracies almost never fight each other। देखिए, बेसिकली ये जो स्लाइड है इसमें हमें ये बताया गया कि जो डेमोक्रेसी जो है वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो लड़ सकती है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपस में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वो एक पेज पे होते हैं। No major historical cases contradict this generalization, which is known as democratic. Why this is so is not entirely clear, as there have not been many democracies for very long कि वो हमें कोई एक पेज पे ना नजर आई हो, डिफरेंट पेज पे हो। It may be that democracies do not tend to have severe conflict with each other, as they tend to be कैपिटलिस्ट स्टेट्स, और जिनका मेन मकसद इंटरडिपेंडेंस होता है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होता है, ट्रेड रिलेशन बिल्ड करना होता है, तो वो उन चीजों में नहीं पड़ते कि जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे या ट्रेड को डिस्टर्ब करे।
Citizens of democratic societies whose support is necessary for war to be waged may simply not see the citizens of other democracies as enemy. आप ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक दो स्टेट्स हो उनके सिटीजन एक दूसरे के दुश्मन हो, जबकि बाय कंट्रास्ट ऑटोक्रेटिक जो होते हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होते हैं, वहां पे आप ऐसा देखेंगे. Other states can be seen as enemies. So note that the peace among democracies give empirical support to a long-standing liberal claim that because it is rooted in the domestic level of analysis, contradicts realism claim that the most important explanation are at the interstate level because कि ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब आपको जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक सिटीजन है वो जनाब पीस को रिवर्ट करे और वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो. So that is all about basically democracy leads to peace and democratic institutions किस तरीके से बेसिकली पीस को क्रिएट करने में मदद देते हैं. Finally, it is important to note that while democracy is often associated with peace and cooperation, and democratic institution can make cooperation more difficult. अच्छा, वो कैसे डिफिकल्ट बना देते हैं? फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें बेसिकली, मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं आपको ये चीज समझ आएगी. समटाइम क्या होता है कि जो पब्लिक है वो कुछ और चाह रही होती है और इंस्टीट्यूशन कुछ और चाह रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो पब्लिक को आज़ादी होती है कि वो कुछ भी अपनी राय दे सकती है. और समटाइम जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट्स की बेहतरी के लिए या उसको इंटैक्ट रखने के लिए, कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए वो एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होती है. तो उस प्रेशर को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है. और इलेक्टेड लेजिस्लेशन जो होता है वो वो उनका काम करना समटाइम मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कि प्रेशर फॉर रेजिंग ट्रेड टैरिफ ऑफन अराइज फ्रॉम डेमोक्रेटिकली इलेक्टिव लेजिस्लेशन. वो टैरिफ्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं जो कि पब्लिक कबूल नहीं करती. Some democratic countries may fail to join international organization because of domestic opposition. क्या है कि आपने आईएमएफ में नहीं जाना, आपने यहाँ से कर्ज बोरो नहीं करना, ठीक है, इस तरीके से. और बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है. बेसिकली एज was in the case with the United Nations and the League of Nations after World War One, public opposition can also make attempt to expand existing cooperation more difficult, as European Union leader discovered after their proposal for a few EU constitution was defeated in democratic election. Basically होता क्या है कि जो लोगों की राय होती है वो कंट्रेरी होती है उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से जो कि वो चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से सम टाइम जो स्टेट्स होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, वो उनके मेंबर बनने नहीं बन पाती बेसिकली. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड ऑब्जेक्टिव. हमने अभी दो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, द वेनिंग ऑफ वॉर और लिबरल थ्योरीज बेसिकली, जिसमें हमने कि वॉर कैसे मिनिमाइज की जाए और पीस को कैसे क्रिएट किया जाए थ्रू लिबरल थ्योरीज. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड और फोर्थ ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज अबाउट सोशल थ्योरीज, जिसमें हम कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, एंड पीस स्टडीज को हम पढ़ेंगे. सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. So this is Dr. Deal signing out until my next lecture. So inshallah, I will join you with my next lecture. Till then, Allah Hafiz.